सेठ धनराज की दहाड़ मेरे कानों में गूंजी, पर मेरे चेहरे पर शिकन तक न थी। मैंने सिक्के समेटे और शांत स्वर में कहा, अभी तो मैं जा रही हूँ सेठ जी, लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए। आज के बाद कभी किसी गरीब या लाचार को ठगने का दुस्साहस मत करना। बात काफी समय पहले की है। रामगढ़ नाम की एक छोटे से गांव में एक निर्धन और विवश किसान अपनी इकलौती बेटी के साथ रहता था। संपत्ति के नाम पर उनके पास सिर्फ एक जर्जर झोपड़ी और एक पुरानी कुदाल थी, जिससे वे अपनी पुश्तैनी जमीन पर मेहनत कर अपना पेट पालते थे। उस दिन किसान ने अपनी बेटी राधिका से कहा, बेटी, मैं खेत पर जा रहा हूँ, काम बहुत है, शायद शाम हो जाए। तू घर का काम निपटाकर खाना तैयार रखना। अगर देर हो जाए तो मेरा इंतजार मत करना, सो जाना। इस बार फसल लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। राधिका ने उदासी से पूछा, लेकिन पिताजी, चूल्हा कैसे जलेगा? राशन तो कल ही खत्म हो गया, बस कल की 2 सूखी रोटियां बची हैं। अब आप ही बताइए, इन्हें मैं खाऊं या आपके लिए रखूं? किसान के पास 2 ही रास्ते थे, या तो खुद खाकर ताकत जुटाता या अपनी लाडली का पेट भरता। उसने मुस्कुराकर कहा, पगली, मुझे अभी भूख नहीं है, तू खा ले। मैं जब शाम को लौटूंगा तो कुछ न कुछ प्रबंध कर ही लूंगा। किसान जब खेत में मेहनत कर रहा था, तब उसकी नजर 2 समस्याओं पर थी, फसल की बुआई और कल की भोजन का इंतजार। उसी समय गांव का कुटिल जमींदार सेठ धनराज वहां से गुजरा। किसान को मेहनत करते देख उसके मन में लालच जाग उठा। उसने अपने चापलूस नौकर से कहा, देख रहे हो, ये किसान कितनी मेहनत कर रहा है। पूरे गांव में ये एक जमीन है जो मेरे कब्जे में नहीं है। आज इसे मैं अपना बनाकर ही रहूंगा। इंसान की मजबूरी ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होती है, और मैं आज उसी का फायदा उठाऊंगा। सेठ ने किसान के पास जाकर मुखौटा ओढ़ा और बड़े प्यार से बोला, क्या बात है भाई, बड़े परेशान दिख रहे हो? कोई आर्थिक तंगी है? देखो, मैं भी एक इंसान हूँ और जरूरतमंद की मदद करना मेरा धर्म है। मुझे बताओ, क्या समस्या है? बेचारा किसान सेठ की असलियत से अनजान था। उसने अपनी व्यथा सुना दी कि घर में अन्न का एक दाना नहीं है। सेठ ने तुरंत कुछ पैसे निकाल कर दिए और कहा, ये रखो, अपनी बेटी के लिए राशन ले आओ। जब फसल पक जाए तब चुका देना। समय बीतता गया और किसान की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल पूरे गांव में सबसे लहलहाती हुई तैयार हुई। सेठ धनराज अपनी चाल चलने दोबारा पहुंचा। उसने कहा, किसान भाई, तुम्हारी फसल तो कमाल की हुई है। बाजार जाने की जहमत क्यों करते हो? इसे मुझे ही बेच दो। मैं तुम्हें पूरे 10,000 रुपए दूंगा। बस एक शर्त है, ये अनाज जिस हालत में है उसी हालत में मुझे देना होगा। पैसे और एहसान के बोझ तले दबे किसान ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। जैसे ही सौदा पक्का हुआ, सेठ अट्टहास करते हुए बोला, मूर्ख, तुमने कहा था कि अनाज जिस हालत में है वैसे ही दोगे। अनाज जमीन पर खड़ा है, इसलिए अब से ये जमीन भी मेरी हुई। गरीब किसान का दिल टूट गया। वो रोता हुआ घर पहुंचा, अपनी बेटी को सारी बात बताई। जब राधिका ने ये सुना तो उसका खून खौल उठा। उसने कहा, पिताजी, आप घबराइए मत, आपकी बेटी अभी जिंदा है। चलिए पंचायत के पास। पंचायत बैठी, लेकिन सरपंच सेठ का करीबी मित्र था। उसने फैसला सुनाया, किसान, तुमने शर्त मानी थी और पैसे लिए थे। कानूनन अब ये जमीन सेठ की है। निराशा में डूबे हुए वे दोनों घर लौटे। उसी रात अपनी पुश्तैनी जमीन खोने के सदमे में किसान को दिल का दौरा पड़ा और वो अपनी बेटी को तन्हा छोड़ इस दुनिया से कूच कर गया। अपने पिता की चिता के सामने राधिका ने कसम खाई, उस दुष्ट सेठ की वजह से मेरे पिता की जान गई है। अब वो एक पढ़ी लिखी लड़की के न्याय का सामना करेगा। कुछ महीनों बाद राधिका ने अपनी बची कुची जमा पूंजी से एक ट्रैक्टर और अनाज की बोरियां किराए पर ली और बाजार में सेठ के सामने दुकान सजा ली। जैसे ही सेठ उसे ठगने के लिए वहां पहुंचा, राधिका ने वही शर्त दोहराई। सेठ ने सोचा, इसे भी जमीन की तरह ठग लूंगा। उसने कहा, मैं तुम्हारा सारा अनाज खरीदूंगा, लेकिन शर्त वही है, जिस हाल में है उसी हाल में लूंगा। राधिका मुस्कुराई, मंजूर है सेठ जी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है।
आप जो 5,000 रुपए मुझे देंगे वो भी जिस हाल में है वैसे ही लूंगी। सेठ उसे अपने घर ले गया और बोला, अनाज ट्रैक्टर पर है इसलिए ट्रैक्टर मेरा हुआ। राधिका ने पलटकर कहा, बिल्कुल सेठ जी, लेकिन आपकी रकम आपके घर के अंदर तिजोरी में है और शर्त के मुताबिक पैसा जिस हाल में है वैसा ही मेरा होगा, इसलिए अब से आपका ये घर और तिजोरी भी मेरी हुई। सेठ के होश उड़ गए। मामला पंचायत पहुंचा। राधिका ने निडर होकर सरपंच से कहा, अगर आज आपने इंसाफ नहीं किया तो मैं शहर की पुलिस के पास जाऊंगी और आपकी सरपंच की कुर्सी भी जाएगी। डर के मारे सरपंच ने फैसला सुनाया कि सेठ को राधिका की जमीन, ट्रैक्टर और हर्जाने के तौर पर 500 सोने के सिक्के देने होंगे। पर राधिका यहीं नहीं रुकी। सेठ ने अपनी हार छिपाने के लिए एक आखिरी दांव खेला। उसने कहा, चलो एक मुकाबला करते हैं। हम दोनों एक एक झूठा किस्सा सुनाएंगे, जिसे लोग सच कह देंगे वो हार जाएगा। अगर तुम जीती तो मैं 1500 सिक्के और दूंगा। सेठ ने अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि कैसे उसके पेट से बकरियां निकलने लगी। राधिका ने समझदारी दिखाई और कहा, सेठ जी, आपकी कहानी तो 16 आने सच है। नियम के मुताबिक सच कहने पर राधिका नहीं हारी। अब राधिका की बारी थी। उसने कहा, सरपंच जी, मैंने एक विशाल रुई का पेड़ उगाया था। मेरे भाई उस रुई को बेचने शहर जा रहे थे, तभी सेठ के बगीचे में वे रास्ता भटक गए और इस निर्दयी सेठ ने मेरे भाई की हत्या कर दी। क्या मैं सच कह रही हूँ सेठ जी? अब सेठ धर्म संकट में था। अगर वो सच कहता तो हत्या के आरोप में फांसी चढ़ता, और अगर झूठ कहता तो शर्त हार जाता और उसे 1500 सोने के सिक्के देने पड़ते। अंततः पसीने से तरबतर सेठ ने हार मान ली और कांपते हाथों से 1500 सोने के सिक्के राधिका को सौंप दिए। ये एक बेटी के साहस और बुद्धि की जीत थी, जिसने न केवल अपना सम्मान वापस पाया बल्कि अपने पिता के हत्यारे को सड़क पर ला खड़ा किया। राधिका ने वे 1500 सोने के सिक्के अपनी पोटली में बांधे और एक गहरी सांस ली। सेठ धनराज अपनी हार से तिलमिला रहा था, लेकिन गांव वालों के सामने खुद को बुद्धिमान साबित करने की उसकी आखिरी कोशिश भी धूल में मिल चुकी थी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है लड़की, सेठ ने दांत पीसते हुए कहा। तूने आज मुझे सबके सामने नीचा दिखाया है, ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। राधिका ने पलटकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अपमान मैंने नहीं सेठ जी, आपके अपने कर्मों ने आपका किया है। याद रखिए, जिस जमीन को आपने छल से छीना था, आज उसी जमीन की धूल आपके माथे पर कलंक बनकर लगी है। राधिका अपनी पुश्तैनी जमीन पर वापस लौट आई। उन सोने के सिक्कों से उसने न केवल अपना घर ठीक कराया, बल्कि गांव के उन अन्य गरीबों की भी मदद की जिनकी जमीनें सेठ ने हड़प रखी थीं। उसने गांव में एक छोटा सा अनाज बैंक खोला ताकि किसी भी किसान को भूख के समय सेठ जैसे भेड़ियों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। लोग अब जागरूक हो चुके थे। सरपंच, जो पहले सेठ का हाथ बटाता था, अब राधिका के डर से और गांव वालों के दबाव में सही न्याय करने लगा। इधर सेठ धनराज अपनी हवेली में बैठा प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसने शहर से कुछ गुंडे बुलवाए और योजना बनाई कि रात के अंधेरे में राधिका के अनाज भंडार में आग लगा दी जाए। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, सेठ के आदमी मशालों के साथ राधिका के खलिहान की तरफ बढ़े। लेकिन राधिका सोई नहीं थी। वो जानती थी कि घायल सांप दोबारा वार जरूर करेगा। उसने पहले ही गांव के नौजवानों की एक टोली तैयार कर रखी थी। जैसे ही गुंडों ने आग लगाने की कोशिश की, राधिका की टोली ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। मशालों की रोशनी में सेठ का चेहरा साफ दिख रहा था। वो खुद वहां मौजूद था। पकड़ो इन्हें, राधिका की आवाज गूंजी। गांव वालों ने सेठ और उसके गुंडों को रस्सियों से बांध दिया। अगली सुबह उन्हें पंचायत में नहीं बल्कि सीधे शहर की पुलिस के हवाले किया गया। राधिका ने वे सारे दस्तावेज पेश किए जो सेठ के पिछले कई सालों के घोटालों और जमीन हड़पने के सबूत थे। पुलिस की जांच में पता चला कि सेठ ने केवल किसानों को ठगा ही नहीं बल्कि सरकारी लगान में भी भारी हेराफेरी की थी। उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई। आज रामगढ़ गांव में खुशहाली है।
राधिका अब केवल एक किसान की बेटी नहीं, बल्कि पूरे गांव की मार्गदर्शिका है। उसने साबित कर दिया कि शिक्षा और साहस का शस्त्र किसी भी तलवार या छल से बड़ा होता है। हर साल फसल कटने पर गांव वाले एक उत्सव मनाते हैं, जहां राधिका के पिता की तस्वीर पर माला चढ़ाई जाती है। ये कहानी आज भी हर घर में सुनाई जाती है कि कैसे एक अकेली लड़की ने अपने बुद्धिबल से एक साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया और न्याय की मशाल जलाई। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। सेठ धनराज के जेल जाने के बाद गांव वालों ने चैन की सांस ली, लेकिन राधिका के लिए ये केवल एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए केवल एक व्यक्ति का जेल जाना काफी नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था को बदलना होगा। सेठ की हवेली और जब्त की गई संपत्ति को सरकार ने गांव के विकास के लिए घोषित कर दिया। राधिका ने अपनी देखरेख में उस विशाल हवेली को एक कृषि पाठशाला में बदल दिया। अब वो गांव की लड़कियों को न केवल पढ़ना लिखना सिखाती, बल्कि उन्हें कानून की बारीकियों की शिक्षा भी देती, ताकि भविष्य में कोई दूसरा धनराज पैदा न हो सके। एक दिन जब राधिका अपने पिता की जमीन पर खड़ी फसल को देख रही थी, गांव के पुराने सरपंच उसके पास आए। उनकी आंखों में अब वो चालाकी नहीं, बल्कि शर्मिंदगी थी। राधिका बेटी, सरपंच ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने अपनी कुर्सी के लालच में तुम्हारे और तुम्हारे पिता के साथ बहुत अन्याय किया। मैं इस पद के लायक नहीं हूँ। गांव वालों ने तय किया है कि अगले चुनाव में तुम हमारी मुखिया बनोगी। राधिका ने शांति से जवाब दिया, सरपंच जी, पद से बड़ा कर्तव्य होता है। मैं मुखिया बनूं या न बनूं, पर गांव का कोई भी गरीब अब अकेला नहीं पड़ेगा। राधिका की ख्याति अब रामगढ़ की सीमाओं को लांघकर शहर तक पहुंच चुकी थी। शहर का एक बड़ा व्यापारी जो अनाज का व्यापार करता था, गांव में आया। उसका नाम विक्रम था। वो चतुर था, लेकिन सेठ धनराज की तरह जालिम नहीं, बल्कि एक घाघ व्यवसायी था। उसने राधिका के सामने एक प्रस्ताव रखा, राधिका जी, आपके गांव का अनाज बेहतरीन है। मैं इसे दुगने दाम पर शहर में बेच सकता हूँ, लेकिन आपको सारा अनाज सिर्फ मुझे ही देना होगा। आप एक अनुबंध पर दस्तखत कर दें। राधिका ने अनुबंध के कागजात पढ़े। उसकी पैनी नजरों ने तुरंत भांप लिया कि शब्दों के हेरफेर में किसानों को लंबे समय तक बांधने की साजिश थी। विक्रम जी, राधिका मुस्कुराई, आपका प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन शर्तें किसानों के हक में नहीं है। हम व्यापार करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। हम अनाज बेचेंगे, लेकिन उसकी कीमत बाजार तय नहीं करेगा, हमारी मेहनत तय करेगी। विक्रम हैरान था। उसने शहर में बड़े बड़े धुरंधरों को मात दी थी, लेकिन इस गांव की लड़की के तर्कों के सामने वो निरुत्तर था। अंत में उसे राधिका की पारदर्शी और न्यायपूर्ण शर्तों पर ही समझौता करना पड़ा। महीने बीत गए। वो दिन आया जब राधिका के खेत में सुनहरी फसल की कटाई हुई। इस बार उसके पास न केवल 2000 सोने के सिक्के थे, बल्कि पूरे गांव का सम्मान और विश्वास भी था। उसने गांव के चौराहे पर अपने पिता की एक छोटी सी प्रतिमा बनवाई। प्रतिमा के नीचे लिखा था, मेहनत का फल मीठा होता है, पर न्याय की फसल अमर होती है। एक शाम जब राधिका अकेले अपने पिता की प्रतिमा के पास बैठी थी, उसे लगा जैसे हवाओं में उसके पिता की आवाज गूंज रही हो, बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। राधिका की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे दुख के नहीं, संतोष के थे। उसने न केवल अपने पिता की मौत का बदला लिया था, बल्कि उनकी आत्मा को वो सम्मान दिलाया था जिसके वे हकदार थे। कहानी का अंत। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पिता की सच्चाई ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आज मैं और मेरा गांव सुरक्षित हैं, क्योंकि हमने डरना छोड़ दिया है। याद रखना, जब तक एक भी शिक्षित और साहसी व्यक्ति अन्याय के खिलाफ खड़ा है, तब तक कोई भी अधर्म टिक नहीं सकता। वर्ष बीत गए और रामगढ़ अब एक साधारण गांव नहीं रहा। राधिका के नेतृत्व में वो स्वावलंबन का प्रतीक बन गया था। लेकिन समय अपनी गति से चलता है और अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आता है। एक दोपहर जब राधिका पंचायत घर में किसानों के साथ नए बीजों पर चर्चा कर रही थी, गांव की सीमा पर एक फटे हाल आदमी दिखाई दिया। उसके बाल सफेद हो चुके थे, कपड़े चिथड़ों में बदल हुए थे और आंखों में वो पुरानी चमक गायब थी। वो कोई और नहीं, जेल की सजा काटकर लौटा हुआ धनराज था। पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। लोग अपनी कुदालें और लाठियां उठाकर उसकी ओर बढ़ने लगे। बरसों का गुस्सा फिर से सुलगने लगा था।
इसे गांव से बाहर निकालो, एक युवक चिल्लाया। इसने हमारे पुरखों को ठगा है, इसे यहाँ कदम रखने का कोई हक नहीं। राधिका भीड़ को चीरती हुई आगे आई। धनराज ने जैसे ही उसे देखा वो उसके पैरों में गिर पड़ा। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, बेटी मुझे माफ कर दो। जेल की कालकोठरी ने मुझे बता दिया कि असली दौलत सिक्के नहीं बल्कि सुकून की नींद होती है। मेरे पास अब न हवेली है न पैसा, बस इस मिट्टी में मरने की इजाजत दे दो। भीड़ चिल्लाई, नहीं राधिका, इसे दया मत दिखाना, इसने तुम्हारे पिता की जान ली थी। राधिका की आंखों के सामने अपने पिता का वो बेबस चेहरा घूम गया जब वे 2 रोटियों के लिए तरस रहे थे। उसका मन किया कि वो भी पत्थर उठा ले, लेकिन तभी उसे अपने पिता की दी हुई एक सीख याद आई। बेटी, न्याय अपराधी को सजा देता है, लेकिन संस्कार इंसान को गिरने से बचाते हैं। राधिका ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और धीमे स्वर में कहा, आज अगर मैंने इसके साथ वही किया जो इसने दूसरों के साथ किया, तो मुझ में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा। धनराज जी, आप इस गांव में रह सकते हैं, लेकिन मालिक बनकर नहीं, एक मजदूर बनकर। आप उसी खेत में काम करेंगे जिसे आपने छल से छीना था। अपनी मेहनत से अपना प्रायश्चित कीजिए। धनराज की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। जिसे वो कभी अपनी जागीर समझता था, आज वहां पसीना बहाना ही उसकी नियति थी। राधिका अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन उसकी ऊर्जा कम नहीं हुई थी। उसने देखा कि गांव के बच्चे अब खेती के साथ साथ तकनीक की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं। उसने गांव के अनाज बैंक से मिले मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल लाइब्रेरी बनाने में लगा दिया। उसने शहर से बड़े शिक्षकों को बुलाया और कहा, मेरे पिता इसलिए ठगे गए क्योंकि वो अनपढ़ थे। मैं चाहती हूँ कि इस गांव का हर बच्चा इतना काबिल बने कि दुनिया का कोई भी कागज उसे डरा न सके। एक सुहानी शाम जब सूरज की लाली खेतों पर बिखरी हुई थी, राधिका अपने पिता की प्रतिमा के पास बैठी गांव के बच्चों को कहानी सुना रही थी। तभी एक छोटी बच्ची ने पूछा, दीदी, क्या आप कभी कोई बुरा आदमी यहाँ नहीं आएगा? राधिका मुस्कुराई और बच्ची का हाथ थाम कर बोली, बुराई बाहर से नहीं, लालच के रूप में हमारे अंदर से आती है। जब तक तुम अपनी मेहनत पर भरोसा रखोगे और दूसरों के हक के लिए खड़े रहोगे, तब तक कोई बुराई तुम्हें छू नहीं पाएगी। राधिका ने अपनी जिंदगी में वो सब हासिल किया था जो एक इंसान का सपना होता है, अमीर बनकर नहीं बल्कि अजेय बनकर। उसने एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर दी थी जो अन्याय के खिलाफ सिर उठाना जानती थी। कहानी का उपसंहार। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पिता की सच्चाई ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आज मैं और मेरा गांव सुरक्षित हैं क्योंकि हमने डरना छोड़ दिया है। याद रखना, जब तक एक भी शिक्षित और साहसी व्यक्ति अन्याय के खिलाफ खड़ा है, तब तक कोई भी अधर्म टिक नहीं सकता। राधिका की कहानी में अब तक सब कुछ शांत और सुखद लग रहा था, लेकिन भाग्य के पिटारे में एक आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ अभी बाकी था। एक रात जब राधिका अपने पुराने संदूक की सफाई कर रही थी, उसे अपने पिता के फटे हुए कपड़ों के भीतर सिला हुआ एक छोटा सा चमड़े का टुकड़ा मिला। उस पर किसी पुराने नक्शे के कुछ धुंधले निशान थे और एक नाम लिखा था, काली खोह। तभी हवेली के बाहर घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। रात के इस पहर में गांव में अजनबियों का आना खतरे की घंटी थी। राधिका बाहर निकली तो देखा कि शहर का वही व्यापारी विक्रम, जो कभी अनाज का सौदा करने आया था, आज पूरी तरह बदल चुका था। उसके साथ कुछ हथियारबंद नकाबपोश लोग थे। राधिका जी, अब औपचारिकताएं खत्म करते हैं। विक्रम की आवाज में एक अजीब सी खनक थी। मुझे पता है कि तुम्हारे पिता ने वो नक्शा तुम्हें दे दिया है। वो नक्शा उस खजाने का है जो इस जमीन के नीचे सदियों से दबा है और जिसे पाने के लिए सेठ धनराज ने सालों तक जमीन हथियाने का नाटक किया था। राधिका स्तब्ध रह गई। उसे समझ आया कि सेठ धनराज कोई साधारण जालिम जमींदार नहीं था, बल्कि वो उस खजाने का रखवाला या उसे खोजने वाला मोहरा था। और अब विक्रम, जो असल में एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह का हिस्सा था, उस नक्शे के पीछे पड़ा था। तुम्हारे पिता को दिल का दौरा नहीं पड़ा था राधिका, विक्रम धीरे से बोला। उस रात जब वे घर लौटे थे, धनराज के आदमियों ने उन्हें एक धीमा जहर दिया था ताकि वे खजाने का राज उगन दें, पर बूढ़ा बहुत सख्त निकला। उसने मरते दम तक राज नहीं खोला।
ये सुनते ही राधिका की आंखों में खून उतर आया। उसके पिता की मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। विक्रम ने राधिका को बंदी बना लिया और नक्शे के आधार पर गांव के मंदिर के पीछे स्थित उस पुरानी काली खोह गुफा की ओर बढ़ा। गांव वालों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम के हथियारों के आगे वे बेबस थे। गुफा के भीतर कदम रखते ही माहौल ठंडा और डरावना हो गया। चारों तरफ पुरानी चट्टानें और अजीबोगरीब आकृतियां थीं। नक्शे के अंत में एक विशाल पत्थर का दरवाजा था। इसे खोलो, विक्रम ने चिल्लाकर कहा। राधिका ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि दरवाजे पर एक तराजू बना हुआ था। एक पलड़े पर अनाज का चित्र था और दूसरे पर खून का। राधिका समझ गई कि ये खजाना किसी लालची के लिए नहीं बल्कि बलिदान के लिए बनाया गया था। विक्रम, ये दरवाजा केवल तभी खुलेगा जब इस पर किसी शुद्ध आत्मा के खून की बूंद गिरेगी। राधिका ने झूठ बोला। लालच में अंधा होकर जैसे ही विक्रम दरवाजे के करीब गया, राधिका ने गुफा की दीवार पर लगा एक पुराना लीवर खींच दिया। वो लीवर खजाने का नहीं बल्कि गुफा के सुरक्षा तंत्र का था। अचानक गुफा के ऊपर से भारी पत्थर गिरने लगे और जमीन फटने लगी। विक्रम और उसके गुंडे घबराकर भागने लगे, लेकिन राधिका ने फुर्ती से दरवाजे के पास रखे एक गुप्त रास्ते से बाहर निकलने की जगह ढूंढ ली थी। खजाना सोना चांदी नहीं था विक्रम, राधिका की आवाज गूंजी। खजाना वो जहर था जिसे मेरे पूर्वजों ने दुनिया से छुपाकर यहाँ दफन किया था ताकि कोई विनाश न कर सके। पूरी गुफा ढह गई। विक्रम और उसका लालच हमेशा के लिए मलबे के नीचे दब गए। राधिका बाहर सुरक्षित निकल आई। उसने उस नक्शे को आग के हवाले कर दिया। अब उसे पता था कि उसके पिता ने अपनी जान क्यों दी थी। वे केवल एक जमीन के टुकड़े को नहीं बचा रहे थे, बल्कि एक ऐसी शक्ति को छुपा रहे थे जो दुनिया को तबाह कर सकती थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो राधिका ने गांव वालों से कहा, आज से हमारे लिए खजाना वही है जो हम अपनी मेहनत से जमीन के ऊपर उगाते हैं। जमीन के नीचे जो है उसे वहीं दफन रहने दो। राधिका अब सिर्फ एक नायिका नहीं थी, वह एक रक्षक बन चुकी थी। उसने अपने पिता के बलिदान को सार्थक कर दिया था और रामगढ़ के उस काले रहस्य को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सच्ची बहादुरी खजाना पाने में नहीं बल्कि उसे त्यागने में होती है। गुफा के ढहने के बाद रामगढ़ की हवाओं में फैला वो खौफनाक रहस्य हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन राधिका जानती थी कि शांति जितनी गहरी होती है, उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होती है। ये कहानी का वो अंतिम हिस्सा है जहां एक साधारण लड़की महानता के शिखर को छूती है। विक्रम और उसके गिरोह के अंत के बाद गांव में कई दिनों तक सन्नाटा रहा। पुलिस आई, जांच हुई और मलबे के नीचे दबे उन चेहरों को निकाला गया जिन्होंने लालच में अपनी जान गंवाई थी। राधिका ने नक्शे के साथ उस अतीत को भी जला दिया था, लेकिन उसके मन में एक नई तड़प थी। पिताजी ने अपनी जान दी ताकि ये दुनिया सुरक्षित रहे, पर क्या इनकी ये कुर्बानी सिर्फ एक गुफा तक सीमित रहेगी? उसने फैसला किया कि वो इस गांव को केवल अनाज का भंडार नहीं बल्कि न्याय और वीरता का केंद्र बनाएगी। जेल से लौटा वो बूढ़ा धनराज, जो मजदूर बनकर राधिका के खेतों में काम कर रहा था, अब पूरी तरह टूट चुका था। गुफा वाले हादसे के बाद उसे एहसास हुआ कि जिस खजाने के पीछे उसने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, वो मौत का दूसरा नाम था। एक सुबह धनराज राधिका के पास आया। उसकी आंखों में इस बार कोई चालाकी नहीं थी। बेटी, मेरी आखिरी घड़ी पास है। मैंने जो पाप किए उनका कोई प्रायश्चित नहीं है, पर ये जमीन जिसे मैंने कभी हथिया लिया था, अब सच में तुम्हारी और गांव की है। उसी रात धनराज ने अपनी आखिरी सांस ली। राधिका ने उसका अंतिम संस्कार एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक भटके हुए इंसान की तरह किया। समय पंख लगाकर उड़ गया। राधिका की उम्र ढल चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज में वही खनक थी। उसने अपनी पूरी संपत्ति गांव के एक ट्रस्ट के नाम कर दी। उसने अपनी जगह एक योग्य और शिक्षित युवा लड़की आरती को गांव की बागडोर सौंपी, जिसे उसने खुद अपनी बेटी की तरह पाला था। आरती, राधिका ने विदाई के समय उसे एक पुरानी कुदाल सौंपी। ये वही कुदाल है जिससे मेरे पिता ने इस जमीन को सींचा था। याद रखना, जब तक किसान के हाथ में कुदाल और दिमाग में कानून की समझ है, कोई धनराज या विक्रम हमें नहीं डरा सकता। एक ठंडी पूर्णिमा की रात राधिका चुपचाप गांव से निकलकर उसी पहाड़ी की ओर चल दी जहां उसके पिता की यादें बसी थीं। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक योद्धा की तरह जी थी। उसने बदला लिया, न्याय किया और फिर सब कुछ त्याग दिया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो राधिका ने गांव वालों से कहा, आज से हमारे लिए खजाना वही है जो हम अपनी मेहनत से जमीन के ऊपर उगाते हैं। जमीन के नीचे जो है उसे वहीं दफन रहने दो। राधिका अब सिर्फ एक नायिका नहीं थी, वह एक रक्षक बन चुकी थी।
उसने अपने पिता के बलिदान को सार्थक कर दिया था और रामगढ़ के उस काले रहस्य को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सच्ची बहादुरी खजाना पाने में नहीं बल्कि उसे त्यागने में होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां डेली सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।